हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट पेपर में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम एक एक करके सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जेनर डायोड में विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला सिद्धांत कहलाता है। तो जेनर डायोड जो होता है उसमें विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है एवलांची प्रभाव, बी ऑप्शन है हाल प्रभाव, सी ऑप्शन है ब्रेकडाउन प्रभाव और डी ऑप्शन है सीबेक प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एवलांची प्रभाव। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक अच्छी शक्ति आपूर्ति इकाई का भार नियमन निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छी पावर सप्लाई जो होती है, अच्छी पावर सप्लाई यूनिट का जो है लोड रेगुलेशन जो है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 0.1%, दूसरा है 1%, तीसरा है 5% और चौथा है 10%। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0.1%। एक अच्छी शक्ति आपूर्ति जो होती है उसका लोड रेगुलेशन 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो ये मल्टी वाइब्रेटर जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। मोनो स्टेबल होता है, बाई स्टेबल होता है और स्टेबल होता है। तो हमको पूछा गया है कि एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रिगर्ड ऑसिलेटर, दूसरा है क्रिस्टल ऑसिलेटर, तीसरा है फ्री रनिंग ऑसिलेटर और चौथा है सा टूथ वेव जनरेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रिगर्ड ऑसिलेटर, क्योंकि बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो ट्रिगर की सहायता से स्टार्ट होता है। तो ट्रिगर ऑसिलेटर जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन ट्रिगर्ड ऑसिलेटर। उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है, श्मिट ट्रिगर मूलतः होता है। तो श्मिट ट्रिगर जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है एक स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दूसरा ऑप्शन है एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तीसरा ऑप्शन है एक मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और चौथा ऑप्शन है एक ऑसिलेटर। तो फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के परिचालन के लिए ट्रिगर पल्सेस अनिवार्य है क्योंकि? तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है उसके परिचालन के लिए क्या आवश्यक होता है? ट्रिगर पल्सेस अनिवार्य होती है क्योंकि ए ऑप्शन है इसमें कोई आरसी सर्किट नहीं होते, बी ऑप्शन है इसका सर्किट दोनों अवस्थाओं के मध्य स्वचालित रूप से नहीं बदल सकता, सी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर परिचालन का नियंत्रण ट्रिगरिंग पल्सेस के द्वारा होता है और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी या फिर उक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुमंजिली इमारतों में किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त होती है? तो बहुमंजिल जो इमारतें होती है उसमें किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त होती है? सबसे पहला ए ऑप्शन है ट्री सिस्टम, बी ऑप्शन है रिंग मेन सिस्टम, सी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम और डी ऑप्शन है रिंग मेन व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्री सिस्टम। बहुमंजिली जो इमारतें होती है उनमें ट्री सिस्टम की तरह की वायरिंग जो होती है वो उपयुक्त होती है। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, वायरिंग का ट्री सिस्टम निम्नलिखित के लिए उपयुक्त होता है। तो वायरिंग का जो ट्री सिस्टम होता है वो कौन सी वायरिंग के लिए उपयुक्त होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है एक मंजिली इमारत, दूसरा है बहुमंजिली इमारत, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक वायरिंग इंस्टॉलेशन और चौथा ऑप्शन है प्रिंटिंग प्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बहुमंजिली इमारत। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बी नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, लकड़ी या धातु की पट्टी की वायरिंग में प्रयुक्त केबल, लकड़ी या धातु की पट्टी की वायरिंग में प्रयुक्त केबल के प्रकार का नाम बताइए। तो लकड़ी या धातु की पट्टी की जो वायरिंग होती है उसमें कौन सी केबल का हम उपयोग करते हैं उसका नाम अपने को यहाँ पर बताना है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है वेदर प्रूफ केबल। उसके बाद बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल, सी ऑप्शन है लेड शीथड केबल और डी ऑप्शन है टफ रबर शीथड टीआरएस केबल। तो इसका जो
राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन आता है मूविंग कॉइल यंत्र निम्नलिखित के प्रभाव पर कार्य करता है। तो मूविंग कॉइल यंत्र जो है वो किसके प्रभाव पर कार्य करता है? सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है रासायनिक प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव पर और चौथा ऑप्शन है स्थिर विद्युत प्रभाव पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस विद्युतीय मात्रा की माप आप मूविंग कॉइल यंत्र से कर सकते हो? तो निम्नलिखित में से किस विद्युतीय मात्रा की माप हम किससे कर सकते हैं? मूविंग कॉइल यंत्र से कर सकते हैं। तो मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है, मूविंग कॉइल यंत्र से हम क्या माप सकते हैं? तो हम इससे डीसी माप सकते हैं। तो जिन ऑप्शन में एसी होगा वो तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, जिनमें ओनली डीसी होगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है डीसी व डीसी वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है डीसी व एसी वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है एसी वोल्टेज और चौथा ऑप्शन है एसी धारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डीसी व डीसी वोल्टेज, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन आता है पीएमएमसी यंत्र का कौन सा भाग भंवर धारा डैम्पिंग उत्पन्न करता है? तो पीएमएमसी का जो पूरा नाम है वो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र का कौन सा भाग जो होता है वो एडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न करता है। तो एडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न करता है वो कौन सा भाग होता है? तो ए जो ऑप्शन है वो है मूविंग कॉइल यंत्र, उसके बाद बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम फॉर्मर, सी ऑप्शन है स्थायी चुंबक और डी ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन बेलनाकार कोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सॉफ्ट आयरन बेलनाकार कोर। इसमें जो सॉफ्ट आयरन बेलनाकार कोर जो होती है वो एडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न करती है। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आता है मूविंग कॉइल मीटरों की प्रसार को विस्तारित करने के लिए शंट व मल्टीप्लायर में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो मूविंग कॉइल मीटर जो होते हैं उनकी प्रसार बढ़ाने के लिए, उनको विस्तारित करने के लिए हम शंट और मल्टीप्लायर में कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो ये जो ऑप्शन है वो है फॉस्फर ब्रोंज, बी ऑप्शन है सिल्वर, सी ऑप्शन है मैग्नीज और डी ऑप्शन है नाइक्रोम। तो 12 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन मैग्नीज। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है किस नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा की पहचान होगी? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नियम है जिसकी सहायता से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की पहचान कर सकते हैं? तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फेराडे का प्रथम नियम, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फेराडे का द्वितीय नियम, सी ऑप्शन है लेंज का नियम और डी ऑप्शन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फिर फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। तो इनमें से कौन सा नियम है जिससे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा की पहचान कर सकते हैं? तो 4th नंबर का जो ऑप्शन है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसके हम क्या कर सकते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो 13 नंबर के क्वेश्चन में डी वाला जो ऑप्शन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम से रिक्त स्थान की पहचान होती है। तो फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम होता है उससे किसकी पहचान होती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्लक्स की दिशा, दूसरा ऑप्शन है जनित्र के घूर्णन की दिशा, तीसरा ऑप्शन है मोटर में धारा की दिशा और चौथा ऑप्शन है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन आता है डीसी जनित्र रिक्त स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनित्र जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन है विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर या फिर विद्युत अपघटन के फेराडे का नियम, उसके बाद बी ऑप्शन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, उसके बाद सी ऑप्शन है लेंज का नियम और डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फेराडे का नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फेराडे का नियम। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर जो होता है वो कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यातायात वाहनों को चलाने के लिए आप किस प्रकार की मोटर का चुनाव करेंगे? तो यातायात वाहन जो होते हैं उनको चलाने के लिए आप किस प्रकार की मोटर का
चुनाव करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, उसके बाद बी ऑप्शन आता है डीसी शंट मोटर, उसके बाद सी ऑप्शन आता है पृथक उद्दीप्त मोटर और डी ऑप्शन है अंतर संयुक्त डीसी मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन आता है किसी डीसी मोटर का पश्च विद्युत वाहक बल रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। तो पश्च विद्युत वाहक बल मतलब कि बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो एन समानुपाती ईबी अपॉन फाई होता है। तो इसमें एन आता है, एन मतलब कि मोटर की घूर्णन गति, उसके बाद ईबी आता है बैक ईएमएफ और फाई आता है फ्लक्स। तो एक तो फ्लक्स पर निर्भर करता है, एक उसकी गति पर निर्भर करता है। तो बैक ईएमएफ जो होता है वो गति पर भी निर्भर करता है मोटर की और फ्लक्स पर भी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है चालक आकृति पर, बी ऑप्शन है फील्ड फ्लक्स पर, सी ऑप्शन है कम्यूटेटर खंडों पर और डी ऑप्शन है ब्रुश पदार्थों पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फील्ड फ्लक्स पर। फील्ड फ्लक्स जो होता है उस पर निर्भर करता है डीसी मोटर का बैक ईएमएफ। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन आता है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वितीयक को अलग नहीं करता है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर ऐसा है जो सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग नहीं करता है। द्वितीयक का मतलब होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सबसे पहला ऑप्शन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन जो है वो है ऑटो ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और डी ऑप्शन है करंट ट्रांसफार्मर। तो इसमें जो है इन चारों ट्रांसफार्मर में से ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, इस कारण से वो ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है सेकेंडरी को अलग नहीं करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी नंबर का ऑप्शन ऑटो ट्रांसफार्मर। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन आता है वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में टेपिंग या स्टेपलेस बदलाव के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं जो स्टेबलाइजर के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सर्वो स्टेबलाइजर्स में ऑटो ट्रांसफार्मर रिक्त स्थान का होता है। तो सर्वो स्टेबलाइजर जो होता है उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर किसका होता है, किस टाइप की कोर का होता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कोर टाइप, दूसरा ऑप्शन है शेल टाइप, तीसरा ऑप्शन है टोराइड टाइप और चौथा ऑप्शन है वितरित कोर टाइप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टोराइड टाइप। सर्वो स्टेबलाइजर जो होते हैं उनमें टोराइड टाइप का कोर होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोराइड टाइप। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन आता है किसी करंट ट्रांसफार्मर के एकल चक्र प्राथमिक में चक्र 10:1 अनुपात में है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक धारा है यदि द्वितीयक में मापी गई धारा 2 एम्पियर है। तो यहाँ पर अपने को दिया गया है कि एकल चक्र प्राथमिक में 10:1 अनुपात है। तो प्राइमरी जो है उस प्राइमरी में जो चक्र का अनुपात है मतलब कि फेरों का नंबर ऑफ टर्न जो है वो उनका अनुपात कितना है 10:1 है। तो अपने को पूछा गया है कि द्वितीयक में मापी गई धारा अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में मापी गई धारा अगर 2 एम्पियर है तो प्राइमरी में कितनी धारा आएगी। तो 10:1 है। पहली वाली जो वाइंडिंग है प्राथमिक वाइंडिंग उसमें कितने टर्न है 10 टर्न है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें 1 टर्न है। तो इसमें पूछा गया है अपने को कि यदि प्राइमरी की धारा जो है वो बताओ अगर सेकेंडरी की धारा 2 एम्पियर है तो इसको हम सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10:1 बराबर x/2। तो 10/1 बराबर हम लिखेंगे x/2। तो इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x बराबर 10 × 2 तो x बराबर 20। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 20 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है 20 एम्पियर वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर प्राथमिक में टर्न जो है वो 10 रहेंगे और सेकेंडरी में टर्न जो है वो 1 रहेगा तो प्राइमरी की जो धारा होगी वो 20 होगी और सेकेंडरी की धारा 2 एम्पियर होगी। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।